गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 11 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। वैसे आज के जो टॉपिक हैं वो कोई नया टॉपिक तो मुझे खास यहाँ पे लगा नहीं, वो पुराने घिसे पीटे से टॉपिक है तो रिवीजन ही हो जाएगी अपनी। जो नया टॉपिक है उसमें हम लोग भोपाल ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा आपको ब्लैक बक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में आजकल काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, उस इश्यूज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन का एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है खासकर मेंस के लिए, और यहाँ से बार बार यूपीएससी में सवाल पूछे भी जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 वाला जो है, इसमें एक सेक्शन है जिसका नाम है 6A, सेक्शन 6A। इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से इसके बारे में इशू चल रहा था। उसके अलावा जो रिमोट वोटिंग मशीन का आजकल इशू चल रहा है, उसमें देखेंगे क्या इश्यूज हैं भाई, क्या 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 चैलेंजेस हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको प्रपोज तो किया है लेकिन काफ़ी लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा देखेंगे आज के एडिटोरियल सेक्शन से। उसके अलावा एनसीपी और पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल रहने वाले हैं, तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं क्या क्या। मतलब ज़्यादा डिटेल में आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा खास मुझे लगे नहीं। जो थोड़े ठीक हैं वो हम लोग कर लेंगे, जैसे तेलंगाना वाला इशू अलग हम कर लेंगे। अभी हम लोग अपना जनवरी से बहुत जल्दी फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, आपको पहले से पता ही है इसके बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप जाके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक आराम से कर सकते हो, देख सकते हो भाई क्या क्या प्रोग्राम हैं, क्या क्या सर्विसेज आपको यहाँ पे दे रहे हैं एंड ऑल दैट, राइट। और अगर आप 2023 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली एक टेस्ट सीरीज तो बनता ही है, तो 22 जनवरी से हम अपना टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप वो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। देखिए क्या कहता है, फ्रंट पेज का ही टॉपिक है। वी वोंट पे अ फार्दिंग मोर सेज यूनियन कार्बाइड। ठीक है, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, इसको मैं हल्का सा सेटिंग कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो शेयरिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जस्ट 1 मिनट दो मुझे, इसको अभी मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यूनियन कार्बाइड जो है एक विदेशी कंपनी थी और भोपाल के अंदर जो है इसकी एक फैक्ट्री लगी हुई थी। और वैसे आपको पता ही है कि 1984 में एक बहुत ही भयंकर घटना हुई थी भाई। और सुबह सुबह की बात है, दिसंबर का महीना था, सर्दियां चल रही थी, लोग काम पे निकल रहे थे सुबह सुबह, कुछ लोग हाथ सेक रहे थे। और 1984 का ये समय है, 3 दिसंबर को भयंकर सर्दियां चल रही थी। और उस समय उस कंपनी से, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, और उस कंपनी से एक बहुत ही भयंकर गैस लीक हो गई। वो गैस वहां से निकली और उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक जहर होता है, पॉइजन होता है। ये कलरलेस होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब बहुत जल्दी आग भी पकड़ लेता है। अगर इसको थोड़ा सा हीट दिया जाए तो बहुत जल्दी इवेपोरेट भी हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है। शार्प स्ट्रोंग ओडोर होती है इसकी, बहुत ही तीखी जो है इसकी स्मेल होती है। पेस्टिसाइड्स वगैरह के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। पॉलीथिलीन की फोम वगैरह जो बनाई जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो 1984 का दिन था, साल था दिसंबर 3 का, सर्दियों के समय चल रहा था और उस समय ये घटना हुई। आंकड़े अलग अलग जो है यहाँ पे बातें बोलते हैं। कुछ आंकड़े कहते हैं कि भैया 5000 प्लस डेथ हुई थी, कुछ आंकड़े कहते हैं कि नहीं ये डेथ बहुत ज़्यादा थी, 15,000 प्लस जो है वहाँ पे डेथ हुई थी। तो उसको लेके तो आज भी डिबेट चल रही हैं। लेकिन ये मामला जब कोर्ट में गया, गवर्नमेंट के पास गया, तो गवर्नमेंट ने जो है उस समय लाइक 1989 के दौरान, उस घटना के 5 साल के बाद, $470 मिलियन उस कंपनी ने पे किए। ठीक है, एज अ कंपनसेशन कि जिन लोगों को डेथ हुई है। और सिर्फ डेथ ही नहीं, बहुत लोग कि भैया सांस की प्रॉब्लम उनको शुरू हो गई। इवन जो प्रेग्नेंट वीमेन थी, बाद में जब उनको बच्चे हुए उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिली। अब बहुत ही दुनिया की जो है आज तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है ये, सबसे बड़ा आज तक का। तो क्योंकि भोपाल की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और जहाँ पे ये सेटअप थी फैक्ट्री, उसके आसपास भी बहुत सारे लोग रहते थे, तो वो सारी अनफॉर्चुनेटली सी चीज़ें हुई। तो $470 मिलियन का कंपनसेशन उस समय कंपनी के द्वारा पे किया गया। बाद में गवर्नमेंट ने अभी उनसे जो है 7400 करोड़ और भी ज़्यादा और यहाँ पे डिमांड की है। कंपनी का कहना है कि नहीं भाई,
उन्होंने जो 89 में पे कर दिया है वो कर दिया है, अभी हम लोग आगे फर्दर कुछ भी पे नहीं करने वाले हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली केस गया हुआ है। कंपनी ने तो साफ साफ मना कर दिया है। सरकार का कहना है कि देखिए आपने 470 मिलियन दिया था, वो हम लोग मान रहे हैं, लेकिन जो ट्रेजेडी उस समय काउंट की गई थी, जो नंबर ऑफ डेथ उस समय काउंट की गई थी, एक्चुअली नंबर ऑफ डेथ उससे कहीं ज़्यादा हैं, तो आपको हमें और ज़्यादा कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी कह रही है कि नहीं करूँगी, जितना मैंने पे करना था उस समय कर दिया था। भैया 30 साल के बाद आप थोड़ी ना काउंट करोगे, आप तो 20 साल के बाद फिर से बोलोगे और पैसा दो। तो एक बार आपकी एक्सपर्ट कमेटी आपने बनाई थी, उन्होंने काउंट किया सारी चीज़ें, हम लोगों ने पे कर दिया, बात खत्म हो गई। इवन उस 470 मिलियन डॉलर में से आज भी 50 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए हैं, समझ रहे हो? 50 करोड़ रुपए तो आज तक यूटिलाइज हुए ही नहीं, जिनको मिलने चाहिए थे उनको मिले ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जो के त्यों पड़े हुए हैं। अरे भाई, आप पिछले वालों को तो प्रॉपर डिस्पर्स कर नहीं रहे हो, आगे वाले की बात कर रहे हो। तो ये बेसिकली पूरे का पूरा मामला यहाँ पे चल रहा है। अब उसमें आगे क्या होगा फ्यूचर में, तब इसको हम लोग डेफिनेटली देखेंगे, बट थोड़ा सा आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। इसके इमीडिएट हेल्थ इंपैक्ट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है लंग इन्फेक्शन वगैरह हो गया, प्रेग्नेंट वीमेन जो है उनको, बच्चों को, बेबी जो है उनको नुकसान हुआ, जो नए बच्चे बेबी पैदा हुए थे उनकी डेथ हो गई। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट हैं जो उस हादसे के 5-6 साल बाद, 10 साल बाद देखने को मिले। तो गवर्नमेंट ने इनको भी कंसिडर किया और उनसे जो है डैमेज के लिए कंपनसेशन मांग रहे हैं। तो वो है पूरा का पूरा मामला बनता है। बाकी बहुत सारी यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह पड़ी हुई हैं, कई मूवीज़ वगैरह भी बनी हैं इस हादसे के ऊपर, तो वो भी आप, अगर आपके पास समय है तो आप देख सकते हो। लेकिन ये जो है पूरे का पूरा मामला इस तरह से बनता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी शेड्स लाइट ऑन हाउ ब्लैक बक्स सर्वाइव चैलेंज। वैसे तो कोई खास टॉपिक इसको मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ब्लैक बक आपको बहुत अच्छे से पता ही है, सलमान खान जो है ब्लैक बक को उन्होंने मारा था और उस चक्कर में भैया जेल के चक्कर भी बहुत काटे। बाद में किसी को पता ही नहीं चला ब्लैक बक किसने मारा। कोर्ट ने बोला कि सलमान खान ने नहीं मारा, तो किसने मारा? अरे किसी ने तो मारा होगा ना। बट एनीवेज, हमारी जुडिशरी भैया एविडेंस के ऊपर काम करती है, और जब आपके पास एविडेंस नहीं होते तो दिक्कत इसी तरह से होती हैं। हाईली प्रोटेक्टेड है ब्लैक बक, हाईली प्रोटेक्टेड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। तो जो ये शेड्यूल 1 में आती हैं वो सबसे ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टेड होती हैं। ठीक है, आईयूसीएन के स्टेटस में तो लीस्ट कंसर्न है, वो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने लोकल से फ़र्क पड़ता है। और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में आते हैं, यानी कि आईयूसीएन और साइट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन इसको नहीं प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा इसको शेड्यूल 1 के अंदर रखा हुआ है। मतलब अगर आपने इसको मार दिया तो आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है भाई, आप जेल के अंदर सीधा सीधा जाओगे। अभी रिसेंट स्टडी ये कह रही है कि ब्लैक बग इंडिया में कई सारी लोकेशन पे पाया जाता है। ठीक है, ये राजस्थान से लेके तमिलनाडु, गुजरात, बहुत जगह, ओडिशा तक पाया जाता है। इसने कैसे सरवाइव किया? उस सरवाइव करने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहा कि जो ब्लैक बग के अंदर जो मेल पॉपुलेशन होती है वो अलग तरह से रिएक्ट करती है, जो फीमेल पॉपुलेशन होती है वो अलग तरह से रिएक्ट करती है। इनका यह कहना है कि ब्लैक बग के अंदर मेल जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, फीमेल ज़्यादा माइग्रेट नहीं करती हैं ब्लैक बग के अंदर, क्योंकि मेल ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनका रिप्रोडक्शन अच्छा खासा होता रहता है। और यही तरीका है इन्होंने सर्वाइव किया है। राइट, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। बीच में लोग एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, जंगलों की कटाई हो गई, सिटीज़ बना दिए एंड ऑल दैट। चैलेंज तो हैं, लेकिन ब्लैक बक ने फिर भी सर्वाइव किया है बिकॉज ऑफ द मेल माइग्रेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ब्लैक बक के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट एनिमल है वो है चीता। चीता के बाद जो सेकंड फास्टेस्ट एनिमल है दोस्तों होता है ब्लैक बक। ब्लैक बक, ठीक है। और ब्लैक बक को जो है यूजुअली एंटीलोप सर्वे कापरा कहा जाता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है। इंडिया और नेपाल में ज़्यादातर इंडिजिनस है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा बहुत जगह में पाया जाता है। और ग्रासलैंड के इसको एपिटोम कहा जाता है। एपिटोम मतलब ग्रासलैंड में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। अगर कहीं पे ब्लैक बग मिलता है तो इसका मतलब वहाँ पे ग्रासलैंड बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, इसका मतलब ये होता है। एपिटम मतलब हाईएस्ट लेवल पे चला गया वो, ठीक है। और डियोर्नल एंटीलोप होता है, तो यूजुअली जो है दिन के समय जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है, रात के समय ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का ये स्टेट एनिमल भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कल्चरल इंपॉर्टेंस भी इसकी ज़्यादा होती है। इट्स अ सिंबल ऑफ प्योरिटी फॉर द हिंदुइज्म एज इट्स स्किन एंड हॉर्न्स आर रिगार्डेड एज अ सैक्रेड ऑब्जेक्ट। इसकी स्किन और
हॉर्न को सैक्रेड ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। बुद्धिज्म में इट्स अ सिंबल ऑफ गुड लक। ये थोड़ा सा आपको ब्लैक बक के बारे में बस पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार एग्जाम वगैरह में प्रीलिम्स में खासकर जो इस तरह की चीजें पूछ लेता है। सिंपली पूछ लेगा कि ब्लैक बक जो है कौन कौन से स्टेट का जो है वो स्टेट एनिमल है। ज्यादा डिटेल में जाएगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो कहता है स्टेलमेट बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की लोकेशन तो खैर आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, आंध्र प्रदेश जो है वो अलग रह गया था। तेलंगाना जो है वो एक लैंड लॉक स्टेट है इंडिया में, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि तेलंगाना के अलावा इंडिया में और कौन कौन से लैंड लॉक स्टेट्स हैं। यहाँ पे लैंड लॉक का मतलब ये है कि वैसे तो आप बोल दोगे कि भाई जम्मू कश्मीर भी लैंड लॉक है क्योंकि कोई ओशियन तो उसे टच करता नहीं है। यहाँ पे लैंड लॉक का मतलब ये है कि जो कोई इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर ना करता हो, ठीक है, उसे मैं लैंड लॉक यहाँ पे कह रहा हूँ। तो आप मुझे बताओगे कि कौन कौन सी जो है लैंड लॉक स्टेट है इंडिया में अपार्ट फ्रॉम तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना अलग बनाया गया था, लेकिन उससे पहले तो भैया कंबाइंड ही था। तो जब ये कंबाइंड हुआ करता था तो बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारे ऑफिस, एसेट्स, इंस्टीट्यूशंस हुआ कंबाइंड हुआ करते थे। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो गए, भैया बंटवारा कैसे होगा, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक इनका बंटवारा नहीं हो पाया है। वही पूरे मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली गया हुआ है। किस चीज को लेके, इनके एसेट्स को लेके और लायबिलिटीज को लेके। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, जब ये दोनों स्टेट इकट्ठे हुआ करते थे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वो कंबाइंड हुआ करते थे, जिनमें से ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस थे वो तेलंगाना में सिचुएटेड थे। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई म्यूजियम हो गया, है ना, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, कोई कॉमन यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम। एक कंपनी है डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी हुआ करती थी, अभी भी है। इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे स्टेडियम, बहुत सारी बिल्डिंग्स, ठीक है, वो तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर हुआ करती थी। अब हैदराबाद चला गया तेलंगाना के अंदर, इंस्टीट्यूशन तो वहीं पे रह गए, इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना जाएंगे है ना। तो कम से कम 1,42,601 करोड़ रुपए की ऐसी बहुत सारी एसेट्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हैदराबाद के अंदर सिचुएटेड है। और भी जगह पे हैं तेलंगाना में, लेकिन हैदराबाद मेन सेंटर है। जब 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया गया था, तब ये बात की गई थी कि इनको हम लोग 50-50% डिवाइड कर लेंगे, 50-50% डिवाइड कर लेंगे। उस समय ये डिसाइड किया गया था कि हैदराबाद को 10 साल के लिए, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, कॉमन कैपिटल बनाएंगे। तब तो यही डिसाइड हुआ था, 10 साल के बाद अपना दूसरा देख लेंगे। लेकिन भैया आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम हैदराबाद को कैपिटल नहीं रखेंगे, हम अमरावती को कैपिटल बनाएंगे। तो वो अमरावती को कैपिटल बनाने चले गए, पीछे से जो एसेट्स हैं वो हैदराबाद के अंदर रह गए, ठीक है। आज भी वो एसेट्स हैदराबाद के अंदर हैं। दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है कि भैया इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी जो पड़ी हुई है, जो पहले कंबाइंड हुआ करती थी, इसका बंटवारा किया जाए, एसेट्स का बंटवारा किया जाए, जमीन का बंटवारा किया जाए। इवन एम्प्लॉइज जो वहां पे हैं, एम्प्लॉइज तो कंबाइंड ही हुआ करते थे ना, उनको लेके भी जो है काफी दिक्कतें यहाँ पे हो रही हैं। तो वो जो है पूरा का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। हुआ ये था उस समय की जब हम लोग बात करें तो एक शीला भिड़े, एक कमेटी बनाई गई थी, शीला भिड़े कमेटी बनाई गई थी, जिसने ये कहा था कि भाई जो ये एसेट्स हैं, मतलब 90 आउट ऑफ 91 एसेट्स, 89 एसेट्स का 50-50% बंटवारा किया जाए। आंध्र प्रदेश आज यही डिमांड कर रहा है कि भैया जो भिड़े कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसको फॉलो किया जाए। तेलंगाना कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। तो ये दोनों के बीच में बेसिकली झगड़ा चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार बीच बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कुछ हो नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, आंध्र प्रदेश पे भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, देखते हैं क्या होगा। ऐसा ही कुछ ना कुछ जो है, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था तब भी हुआ था। उस समय भी बहुत सारे एसेट्स थे, हमारे रेलवे के एसेट्स थे, सरकारी दफ्तर थे, एक एक चीज का बंटवारा हुआ था, है ना। कुर्सियां, टेबल, पेन, कॉपी, ग्लास, कप, हर चीज का बंटवारा होता है दोस्तों, हर चीज का बंटवारा होता है। तो वो बंटवारा बेसिकली यहाँ पे प्रॉपरली हो नहीं पाया, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो मामला खींच गया है। मुझे ऐसा लगता है अगर 10 साल तक हैदराबाद को अगर आप कैपिटल रखते तो शायद आपके पास सॉल्यूशन करने का टाइम ज़्यादा मिल जाता, लेकिन वो चंद्रबाबू नायडू जी ने उस समय, भैया उनके दिमाग में जो भी चल रहा था वो चीज़ें हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट सेंड्स आउट अ मैसेज टू यूनिटी एंड द कन्फ्लुएंस। मामला क्या को मैं बताता चलता हूँ। देखिए मामला तमिलनाडु से बिलोंग करता है। तमिलनाडु में अभी
वहाँ पे जो असेंबली सेशन चल रहा था और असेंबली सेशन को गवर्नर साहब जो है वो आपको पता ही है संबोधित करते हैं, पहला जो सेशन होता है। तो पहला सेशन वहाँ पे चल रहा था। अब वो गवर्नर जो भी बोलते हैं स्पीच में है ना, तो गवर्नर की एक स्पीच होती है, उस स्पीच को पहले ही अप्रूव करवाया जाता है। 2-3-4 दिन पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सॉरी वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पीच को तैयार करती है, उसको प्रॉपर लिखती है और उसको गवर्नर को भेज देती है अप्रूवल के लिए। गवर्नर साहब उसको अप्रूव कर देते हैं और बाद में वही सेम स्पीच गवर्नर साहब के द्वारा असेंबली में बोली जाती है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। सेम प्रेसिडेंट वाले केस में भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को भेजती है एंड ऑल दैट। तो हुआ ये कि जब ये स्पीच तमिलनाडु के गवर्नर बोल रहे थे असेंबली के अंदर, तो उन्होंने कुछ पैराग्राफ को स्किप कर दिया। जब उन्होंने पैराग्राफ को स्किप कर दिया तो उनको अपोज किया गया वहां के तमिलनाडु के सीएम साहब के द्वारा। जब वो अपोज करने लगे तो भैया वो असेंबली छोड़ के ही चले गए। समझ रहे हो, ये मामला हुआ तमिलनाडु के असेंबली के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर उस स्पीच में ऐसा क्या खास था? बिल्कुल उस खास था। एक्चुअली कई ऐसे वर्ड थे जिसपे गवर्नर साहब को आपत्ति थी। जैसे वैसे तो कई सारे वर्ड थे, एक वर्ड था तमिलनाडु। गवर्नर साहब ने बोला कि मैं तमिलनाडु नहीं बोलूंगा, मैं तो कुछ और बोलूंगा। ठीक है, चलो वो मामला आज के आर्टिकल का नहीं है, कभी बाद में बात करेंगे। जो यहां पे सबसे बड़ी बात है वो ये है, उस स्पीच में यूनियन वर्ड का यूज किया गया था, यूनियन गवर्नमेंट रेदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें जो है गवर्नर साहब जो है अड़ गए। वो कहने लगे भाई मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का यूज करूंगा, मैं तो यूनियन गवर्नमेंट का वर्ड का यूज नहीं करूंगा। स्पीच के अंदर जो है यूनियन लिखा हुआ था, सेंटर नहीं लिखा हुआ था। इस मामले को लेके जो है पेंच फंस गया और वो छोड़ के वहां चले गए। अब आज का आर्टिकल यही कहता है कि भैया यूनियन गवर्नमेंट यूज करना सही है या सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करना सही है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या कहता है वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे आज हम लोग बेसिकली। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश के दो नाम है, एक इंडिया है एक भारत है। दैट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में या जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें के अंदर 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। समझ रहे हो, एक भी जगह पे, हर जगह यूनियन वर्ड का यूज किया गया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जब डिबेट वगैरह चल रही थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट का यूज किया जाए, यूनियन का नहीं किया जाए। डिबेट की डिस्कशन तो हो ही रही थी उस समय सेंट्रल असेंबली के अंदर। लेकिन जब 1947 के अंदर यू नो जब बंटवारा हुआ, भैया वायलेंस हुआ एंड ऑल दैट, उस समय यूनियन वर्ड को ज्यादा प्रेफर किया गया क्योंकि सबने सोचा कि यूनियन स्ट्रोंग होना चाहिए, है ना। उस समय की मजबूरियां थी यार हमारी यूनियन को स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, उधर जम्मू कश्मीर में, उसमें हैदराबाद में, जूनागढ़ में, बहुत जगह पे ऐसे लोग एक्टिविटी कर रहे थे, मतलब इंडिया से अलग होने की डिमांड कर रहे थे। तो उस समय सरकार ने सोचा कि यूनियन को ज़्यादा पावर दिया जाए, तो यूनियन वर्ड का यूज़ किया गया। ठीक है, अब यूनियन वर्ड का यूज़ यहाँ पे ज़रूर किया गया है, लेकिन हमारे देश में जो यूनियन है वो स्टेट के बीच में अग्रीमेंट नहीं है भाई। इट्स नॉट एन अग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जैसा अमेरिका में होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे 100% फेडरल करेक्टर भी नहीं है। हमारे यहाँ की जो इंडियन यूनियन है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब ये है कि स्टेट अपनी मर्जी से यूनियन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को तोड़ सकती है लेकिन स्टेट खुद को नहीं तोड़ सकते। खुद वो सेंटर से अलग नहीं हो सकते क्योंकि सेंटर और यूनियन के बीच में अग्रीमेंट नहीं है। जैसे मान लो मैं और आप अग्रीमेंट कर लेते हैं, हमने अग्रीमेंट किया कि सर आप हमें 50 जो है घंटे पढ़ाइए, हम आपको जो है इतना पैसा देंगे, हम आपके इतने घंटे क्लास करेंगे। ये हमारा अग्रीमेंट है कि 20 दिन के अंदर आकर मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। अब ये क्योंकि दो पार्टी के बीच में इक्वल अग्रीमेंट होता है तो कोई भी एक पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई अग्रीमेंट यूनियन और स्टेट के बीच में हमारे यहाँ पे हुआ नहीं था। ठीक है, कि ताकि स्टेट अलग हो सकें, ऐसा कोई भी प्रोविजन यहाँ पे है नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी में भी अंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि भैया हमारा जो देश है वो अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए नो स्टेट हैज द राइट टू सिसीड फ्रॉम इंडिया।
कोई भी देश इंडिया से अलग नहीं हो सकता, कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता। यूनियन इज नॉट अ लीग ऑफ स्टेट्स, ऐसा भी अम्बेडकर जी ने कहा। जब अम्बेडकर जी इस बात को काउंटर किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, बहुत विरोध हुआ अम्बेडकर जी का इस चीज़ को लेके, लेकिन अम्बेडकर जी ने सीधा सीधा कह दिया कि जो स्टेट होते हैं भैया वो सेंटर के सबॉर्डिनेट नहीं है, सेंटर के सबॉर्डिनेट नहीं है वो, ठीक है। उनका अलग पावर है, उनके पास अलग अधिकार है, और सिर्फ एग्जीक्यूटिव अधिकार नहीं, जुडिशियल अधिकार भी उनके अलग हैं, लेजिस्लेटिव अधिकार भी अलग हैं। तो इसलिए ये कहना कि स्टेट सेंटर के अंडर में काम करते हैं, नहीं, वो गलत बात है। हालांकि इंडिया कंप्लीटली फेडरल स्टेट नहीं है जैसे अमेरिका है, अमेरिका में तो हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिया में तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी सेंटर और स्टेट अलग अलग आइडेंटिटी हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। बट कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्ड का यूज नहीं किया गया है, हर जगह यूनियन गवर्नमेंट का वर्ड का यूज किया गया है। तो तमिलनाडु वाले तो यही कह रहे हैं, भाई हम तो यूनियन गवर्नमेंट का यूज करते हैं हमेशा से, आप क्यों यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हो। तो वो पूरे का पूरा मामला यहाँ पे चल रहा है। इवन जुडिशरी भी, जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेट नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, आप हाई कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जरूर जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट की अपनी एक अलग पावर होती है। इवन हाई कोर्ट की जो रिट पिटीशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा वाइड होती है, समझ रहे हो। तो अम्बेडकर जी ने यही कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में यही कहा गया कि जो सेंटर का स्टेट का रिलेशन क्या होगा हमारे देश में, क्या होगा, सेंटर स्टेट के सबॉर्डिनेट नहीं है, सेंटर अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं। इवन जुडिशरी भी एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं है, सेंटर के पास अपनी पावर होती है, सेंटर गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास अपनी पावर्स होती हैं, ठीक है। और वो समय गया, 1947 का समय नहीं है अभी कि सेंटर शुड बी मोर पावरफुल। अभी तो समय बदल गया है भाई, अभी स्टेट शुड ऑल्सो हैव मोर पावर, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, उसमें सेंटर वर मोर पावरफुल, प्रोविंसेस वर मोर पावरफुल रादर देन सेंटर, ठीक है। हालांकि बाद में इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया, बट दैट वाज द होल थिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये मामला क्या है सेंटर स्टेट के बीच में। डेफिनेटली सेंटर पावरफुल होता है, लेकिन स्टेट की अपनी खुद की पावर्स भी होती हैं, ठीक है। तो अभी गवर्नर साहब जो कह रहे हैं कि भाई यूनियन वर्ड का यूज़ क्यों किया, सेंट्रल वर्ड गवर्नमेंट का वर्ड का यूज़ क्यों नहीं किया, वो अलग बात है, वो सही है गलत है वो हम लोग बाद में कभी बात कर सकते हैं। बट फिलहाल तो देखने में यही लगता है कि भाई तमिलनाडु ने जिस वर्ड का यूज़ किया है यूनियन गवर्नमेंट का, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यूज़ किया गया है, राइट। चलिए, सिटीजनशिप बेंच टू टेक अप द सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट फॉर द पार्लियामेंट्री। पर मामला क्या आपको बताता चलो, ये आपको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नीचे से आपको ऐसे बता दूंगा मैं। देखिए, हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ये कहता है कि जुलाई 1948 एज पर आर्टिकल 6 ऑल्सो, ये कहता है कि इससे बाद में जो लोग इंडिया में रह रहे हैं दे आर इंडियन सिटीजन्स। तो 1948 एक डेट डिसाइड की गई है, ठीक है। इससे बाद में जो लोग इंडिया में रह रहे हैं दे कैन बी क्लेम्ड एज इंडियन सिटीजन। ये आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 6 भी यही कहता है, ये कट ऑफ डेट होती है। बट बाद में जब आसाम अकॉर्ड किया गया तब उस आर्टिकल के अंदर चेंज कर दिए गए, खासकर आसाम को लेके, ये सिर्फ आसाम के लिए है। और उसमें एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया, सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। 66A ये कहता है आसाम के अंदर जो इंसान 1966 से पहले रह रहा है वो तो रेगुलर सिटीजन हो सकते हैं। जो इंसान आसाम में 1966 और 71 के बीच में आया है वो सिटीजनशिप हो सकता है, लेकिन उसको 10 साल के लिए वोटिंग पावर नहीं दी जाएगी, 10 साल के बाद उसको वोटिंग पावर दिया जाएगा। अब यहां पे दो चीजें हो गई, एक चीज हो गई ऑल ओवर इंडिया के लिए और एक चीज हो गई आसाम के लिए। आर्टिकल 6A सिर्फ आसाम के लिए है, आर्टिकल जो 6 है वो पूरे इंडिया के लिए है, जो कहता है 1948 इज द लास्ट डेट। 6A कहता है 1971 इज द लास्ट डेट। तो भैया तो वायलेशन हो गया, ये तो हमारे आर्टिकल 6 का वायलेशन हो गया जो आसाम अकॉर्ड के द्वारा किया गया है। तो उस समय राजीव गांधी जो गवर्नमेंट थी वो आसाम अकॉर्ड उस समय किया गया था ताकि आसाम के कल्चर को, हेरिटेज को
वो जो है बचाया जा सके, क्योंकि 1971 का जब वॉर हुआ तो करोड़ों लोग जो है वो बांग्लादेश से आसाम के अंदर घुस गए थे, है ना, इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ऑल दैट। उस वजह से वो आसाम अकॉर्ड किया गया था, खासकर आसाम को लेके। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का मामला 2015 से गया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी इसमें डिसाइड करेगी। अगली डेट दिया गया है 14-16 जनवरी को। लेट्स सी आगे क्या होगा। बट मामला फिलहाल यही बनता है कि आर्टिकल 6 से और आर्टिकल 6 सेक्शन 6 बेसिकली सेक्शन 6 ए है ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, और एक हमारा आता है 1966 जो कि 1948 की डेट को डिसाइड करता है, और ये कहता है 1971। तो ये आपस में वायलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये पूरा मामला बनता है। लेट्स सी आगे क्या होगा। नो चेंज इन एयर क्वालिटी इन द मोस्ट सिटीज कवर्ड बाय द नेशनल प्रोग्राम। एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया था दोस्तों, जिसका नाम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। 2014-15 में इसको चलाया गया था बेसिकली, और इसने ये कहा था कि इंडिया में कुछ सिटीज़ को डिसाइड किया गया था, 132 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया था जिनकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, खासकर PM 2.5 और PM 10। इसमें ज़्यादा फोकस किया गया था PM 10 के ऊपर। PM 2.5 को मेजर करना बहुत आसान नहीं है, उस इतने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं, ठीक है। तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया गया था, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसमें इन्होंने ये कहा था कि 2024 तक हम लोग 20% से लेके 30% तक PM को, पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस कर देंगे ताकि पोल्यूशन कम हो सके। लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे कह रहा है कि वो कह रहा है कि आउट ऑफ 132 सिटीज़ ओनली 49 सिटीज़ के अंदर ही थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है हमारा पोल्यूशन का लेवल। बाकी सिटीज़ हैं उनके अंदर ज्यों का त्यों मामला बना हुआ है, मतलब कुछ खास इंप्रूवमेंट उनके अंदर हो नहीं रहा है। ये लेटेस्ट सर्वे हमारा कहता है। इसमें होता क्या है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है हमारा, वो जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर काम करता है, फंडिंग वगैरह वहाँ पे दी जाती है। इसमें जो फंडिंग दी जाती है वो PM 10 के बेसिस पे दी जाती है, PM 2.5 के बेसिस पे नहीं दी जाती। हालांकि PM 2.5 ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ज़्यादा माइन्यूट होता है, आपके लंग्स के अंदर चला जाता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी डिसीज़ वगैरह कर देता है एंड ऑल दैट, कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी हो जाता है इसकी वजह से। बट ये पूरा मामला बनता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसमें टारगेट रखा गया था 2024 वाला। ये तो हमने ध्यान देना है टारगेट, एग्जाम में वो 2025, 2030 कुछ भी पूछ सकता है आपसे। फोकस करना है 2024, क्योंकि एक ही साल बचा हुआ है, 2023 तो शुरू हो गया, नेक्स्ट ईयर बच गया है, लेकिन भाई कुछ होता नहीं है। प्रोग्राम तो हमारे देश में बहुत चलते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ पे। रिमोट EVM रेडी टू हेल्प माइग्रेंट वोट्स, ये टॉपिक हम लोगों ने 2-3 बार पहले कर चुके हैं। तो बेसिकली क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो हमारी EVM, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती है, जिसमें वो चाहती है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो भी वोट कर सकें। अब मान लो कोई झारखंड से माइग्रेंट वर्कर मुंबई में काम कर रहा है, और भैया झारखंड में इलेक्शन हो रहे हैं या फिर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसको झारखंड जाना पड़ता है वोटिंग करने के लिए, है ना। और मैक्सिमम केस में जा नहीं पाते हैं, राइट, क्योंकि भैया उनकी 2 दिन की दिहाड़ी, 3 दिन की दिहाड़ी खराब हो जाती है, रेलवे में किराया भी लगता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो जाते नहीं हैं। बहुत बार लोगों का अपनी जगह से इमोशनल कनेक्शन भी टूट जाता है। अगर आप मान लो झारखंड से हो, मुंबई में रह रहे हो पिछले 20 सालों से, तो आपका इमोशनल कनेक्शन भी नहीं रहा है अपने लोकल जगह के साथ बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया में ओवरऑल जो पॉपुलेशन का जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन ये निकाला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर हम लोग चेंज करेंगे, और उसका नाम रखा गया है RVM, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होगा, जो माइग्रेंट वर्कर होंगे, अगर आप मुंबई में रह रहे हो, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो, आप मुंबई के अंदर भी वोट कर सकते हो झारखंड के इलेक्शन को लेके। आपको झारखंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं इस मशीन के अंदर, ठीक है। इसे कहते हैं RVM। 45 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे हैं इंडिया में, जो कि हमारे पॉपुलेशन का 37% होता है, जो कि वोट नहीं कर पाते। ये तो बड़ी बात है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि भैया इसको भी हम लोग लेके आएं, ठीक है। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रही हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अब ये काम कैसे करता है, वैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर कर सकती है, समझते हो। अब जैसे मतलब मुंबई का एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब मुंबई में एक RVM मशीन लगी हुई है। उस RVM मशीन के अंदर 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिटेल है। उन हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका सिंबल क्या है, उनका नाम क्या है, वो सब एक ही मशीन के अंदर होगा।
अब जब आप वहाँ पे वोट करने जाओगे पोलिंग डे के ऊपर, तो आप पहली बात तो अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जाइए, अपना आधार कार्ड लेके जाइए, है ना? वहाँ का जो डेटा होगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कलेक्ट करेगा, वो बता देगा आपको कि भैया आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है, तो फिर क्या होगा? आप उनको बताइए कि आप फलानी ढिमकानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलॉन्ग करते हैं। उस वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर एक डिस्प्ले होगा, ठीक है? पब्लिक डिस्प्ले यूनिट जिसको बोलेंगे। उस पब्लिक डिस्प्ले यूनिट के ऊपर हर 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हर मेंबर का सिंबल और उसका नाम आएगा वहाँ पे। आप बता सकते हो कि सर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूँ। तो जब आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करोगे, तो आपके सामने आपके कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल आ जाएगा। आप उसके ऊपर आराम से वोटिंग कर सकते हो। जैसे आप उसको वोटिंग करोगे, तो वीवीपैट मशीन आपके सामने आएगी, जो ये बता देगी कि आपने किस कैंडिडेट को वोट किया है। बाद में उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काउंटिंग किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटिंग हो रही है, उसके अंदर उसकी वोटिंग को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला बनता है, ठीक है? 4 यूनिट होती हैं इसकी, आपको मैंने बता ही दिया कि पब्लिक डिस्प्ले होता है, डिजिटल बैलेट पेपर होता है, एक रिमोट सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्ड रीडर होता है, जो बताएगा आपको भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो। तो ये चीज़ें कुछ इसके अंदर होती हैं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अपोज कर रही हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रही हैं। अपोज क्यों कर रही हैं? कुछ इश्यूज हैं उसके अंदर बेसिकली। क्या क्या इश्यूज हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए। पहला इशू ये है कि क्या गारंटी है इस बात की कि जब कोई आदमी वहाँ पे वोट करने जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पे सिलेक्टिव एक्सक्लूजन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि अगर कोई आदमी वहाँ पे वोट करने जाए मान लो, और उसका जो है वोटर लिस्ट के अंदर नाम ही ना हो, तब आप क्या कर सकते हो सकता है सिलेक्टिव एक्सक्लूजन कर दिया जाए, किसी खास कम्युनिटी के लोगों को जो है वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, how will it be ensured that a person allowed to vote remotely is invalidated for local voting and also that nobody is incorrectly invalidated? ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि जो आदमी वोट कर रहा है वो वोट सही है या गलत है? राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकल लिस्ट में आपका नाम हो लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपका नाम ना हो, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो 100% इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं कह सकता कि भैया ये फुल प्रूफ है, ठीक है? पहली बात तो ये। एक बात ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो स्टैंड अलोन होती हैं, मतलब उनका किसी नेटवर्क के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, मतलब इंटरनेट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए हैकिंग के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। बट सॉफ्टवेयर के साथ तो कनेक्शन होता है। बाद में जो काउंटिंग की जाती है वो तो सॉफ्टवेयर से ही की जाती है ना भाई, राइट? अब सॉफ्टवेयर 100% हैक प्रूफ नहीं होता है, ठीक है? उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? एक चीज़ आपको पता होगा, अगर आपने कभी वोटिंग किया है, जब आप बूथ के अंदर जाते हो, उस बूथ के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? 3-4 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके अंदर, ये देखने के लिए हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है एंड ऑल दैट। अब मान के चलिए कि झारखंड की कोई छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ रही है और मुंबई के अंदर जो है वो रिमोट वोटिंग मशीन लगा हुआ है, तो क्या वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को मुंबई में भेजेंगे? क्या 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव को मुंबई में भेजेंगे जहां पे वोटिंग हो रही है? नहीं आप बड़ी जैसे बीजेपी कांग्रेस है तो बड़ी पार्टियां तो भेज सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी कैसे भेजेंगी, है ना? तो इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में दिक्कत आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे इंश्योर करेगा? ये नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि सवाल उठाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, वोट इज रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द प्रेस ऑफ अ बटन। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दो तरह से वोट जो है कलेक्ट की जाती हैं, एक होती है वीवीपैट के थ्रू और एक होती है इलेक्ट्रॉनिकली। वीवीपैट मतलब जो पर्ची दिखाई जाती है, आपको रसीद दिखाई जाती है कि हाँ भैया अपने फलाने को वोट किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर होता है। अब बात यह है कि जब काउंटिंग की जाती है वो वीवीपैट के थ्रू नहीं की जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के द्वारा की जाती है। सबसे मजेदार बात आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब काउंटिंग करता है तो इन दोनों को आपस में वेरीफाई भी नहीं करता है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर वाली वोटिंग को वेरीफाई करता है। वीवीपैट से उसको वेरीफाई नहीं करता है कि भैया जितनी वीवीपैट से वोट हुई है क्या एक्चुअल में वोट कलेक्ट हुई है कि नहीं हुई है।
वीवीपैट सिस्टम डज नॉट अलाउ वोटर टू वेरीफाई द स्लिप बिफोर द वोट इज कास्ट। वोट डालने से पहले आप ये कंफर्म नहीं कर सकते आप किसको वोट डाल रहे हो। वोट डालने के बाद मशीन आपको जो है स्लिप दिखाती है। समझ रहे इस बात को? ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इस सेंटेंस से आपको नजर आ रहा होगा, जैसे आपने जो है किसी बटन के ऊपर क्लिक किया, बटन पे क्लिक करते ही आपको पता चल गया कि मान लो आपने भैया बीजेपी को वोट डाला है, आपको बाद में पता चला ना, बाई चांस आपकी वोटिंग मशीन के द्वारा मान लो कांग्रेस को दे दी गई, लेकिन वीवीपैट ने आपको सिर्फ बीजेपी दिखा दिया। आप तो सोच रहे हो आपने बीजेपी भी वोट डाला, लेकिन मशीन ने डाल दिया वो कांग्रेस को, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको वोटिंग डालने से पहले ही बता दिया जाए, मान लो वहां पे दो बटन हो, एक बटन हो पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करने का और दूसरा बटन हो कैंडिडेट वाला, दो अगर वहां पे बटन होंगे, तो पहले आप अपना पार्टी वाला बटन दबाओगे, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपने बीजेपी को वोट डालना है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप कैंडिडेट के ऊपर बटन दबाओगे। ये ज्यादा जो है सिक्योर होता है, लेकिन ऐसा तो वहां पे होता नहीं। तो ऑलरेडी ईवीएम मशीन को बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े किए गए हैं, ठीक है। और ये जो वीवीपैट के साथ कन्फर्मेशन तो खैर होता ही नहीं है, ये अपने आप में ही बड़ी बात होती है। तो ये कुछ चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे कही हैं। और क्या ये 100% हैक प्रूफ है? क्योंकि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर तो कनेक्ट हैक किया ही जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इश्यूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बेसिकली ही सवाल उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है ये, ठीक है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं देश में, बट इट्स जस्ट अ प्रपोजल। और यहाँ पे सवाल डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, रिमोट वोटिंग मशीन के प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्स भी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि इससे हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ना साउथ मुंबई का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। साउथ मुंबई में हमारे देश में सबसे कम वोटिंग होती है, हार्डली 40% वोटिंग होती है हमारे देश में। साउथ मुंबई के अंदर इंडिया के सबसे रिचेस्ट लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं, ठीक है। साउथ मुंबई के अंदर बहुत ही कम माइग्रेंट्स होते हैं, बहुत ही कम माइग्रेंट आपको देखने को मिलेंगे। माइग्रेंट यूजुअली कहाँ, स्लम एरिया में या दूसरे एरियाज में रहते हैं। तो क्या गारंटी है भाई इस बात की कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करने से परसेंटेज बढ़ जाएगा? जहां पे माइग्रेंट नहीं है वहीं पे वोटिंग नहीं हो रही है। आप तो माइग्रेंट का बहाना बना रहे हो कि माइग्रेंट की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है देश में, लेकिन जहां पे माइग्रेंट नहीं है भैया वहां पे कौन सा वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रिमोट वोटिंग मशीन करने से माइग्रेंट लोग जो है वो वोट डालना शुरू कर देंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो आप अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चला सकते हो, ठीक है। वोटिंग मशीन जो है वो बहुत फुल प्रूफ सोल्यूशन यहाँ पे है नहीं, ऐसा एक आर्गुमेंट है। लेट्स होप के 2-4 दिन वेट करते हैं, इसके पॉजिटिव साइन भी बहुत आएंगे, इसके फेवर में भी बहुत आर्गुमेंट आएंगे, तब उसको हम लोग थोड़ा कर सकते हैं। तो ये कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, आपका मन करे तो आप इनको भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।